So last class we have discussed the valence bond theory and VACPR theory. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ड्रॉबैक, पहला ड्रॉबैक ये था कि वो मॉलिक्यूल का बॉन्डिंग तो बता दिया लेकिन ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल नहीं बता पाया, और जबकि VACPR थ्योरी के हिसाब से वी कैन कंपेयर द बॉन्ड एंगल एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. ओके, सो सिमिलरली if I'll say the molecule SF6, if I'll say the molecule SF6, so what will be the geometry, what will be the bond angle? Let's see. So coming for the sulfur 16 electron, it has electronic configuration neon core 10, 3s2 and 3p4. So these are the 4 electrons, 1, 2, 3, 4, and these are the 2 electrons. Since in case of sulfur, 6 is the covalency, sulfur is forming 6 bonds. So 6 unpaired electrons should be there. So in case of this vacant d orbital, this paired valence electrons will be unpaired first. So like this, they will be unpaired. Like this, they will be unpaired. So now what will the electronic configuration of the new excited one? It will be 3s1, 3p4 and 3d2. So here one electron is present, and sorry, this is 3p3. So here 1, 1, 1 electrons are there, and here 1, 2 electrons are there. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे सल्फर के साथ 6 बॉन्ड बनने वाला है. तो एक फ्लोरीन आके यहाँ पे ओवरलैप किया, एक फ्लोरीन आके यहाँ पे ओवरलैप किया, एक फ्लोरीन आके यहाँ पे ओवरलैप किया, यहाँ पे एक फ्लोरीन आके यहाँ पे ओवरलैप किया, और एक फ्लोरीन यहाँ आया, और एक फ्लोरीन यहाँ. सो टोटल 6 थे. तो एक प्लेन में तो हो ही नहीं सकते, है ना, एक प्लेन में हो ही नहीं सकते. ध्यान से सुनो इसको. तो क्या होगा इनका ज्योमेट्री? टोटल तुम्हारे पास है 6 बेटा. तो एक प्लेन में 6 रहेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम एक प्लेन में 6 रख देंगे, ध्यान से देखो, अगर हम एक प्लेन में 6 रखेंगे, 6 अगर एक प्लेन में रखेंगे, इट विल बी लुकिंग लाइक दिस. ये ऐसे 6 करके रहेगा. तो 360/6 कितना होगा? 60 डिग्री एंगल होगा. अगर टोटल 6 है तो 60 डिग्री एंगल होगा. जब 90 डिग्री हो नहीं रहा था, 90 डिग्री में रिपल्सन हो रहा था, तो 60 डिग्री होने का कोई सवाल ही नहीं है. तो होगा क्या? ध्यान से देखो. तो सबसे पहले ये रहेंगे ऐसे, है ना, ये रहेंगे ऐसे, ये पहले रहेंगे एक, है ना. अगर मैं ऐसे रखता हूं, और एक परपेंडिकुलर ऑफ रहेगा और एक परपेंडिकुलर डाउन, एक परपेंडिकुलर ऑफ, एक परपेंडिकुलर डाउन. सो दिस 4 आर द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, एंड दिस इज आर द एक्सियल बॉन्ड्स. तो बॉन्ड एंगल्स क्या क्या होगा बताओ मुझे. यस, एनी वन ऑफ यू, क्या क्या बॉन्ड एंगल्स होगा? ये बॉन्ड एंगल्स 90, ये 90, ये 90, ये 90, क्योंकि एक प्लेन में. और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा एक्सियल, सो इट विल बी फॉर्मिंग 90 टू दिस वन, 90 टू दिस वन, 90 टू दिस वन, 90 टू दिस वन. और यहाँ पे नीचे जो होगा वो भी 92. ऑल क्लियर हुआ? तो सारे बॉन्ड एंगल जो है वो रहेंगे 90 डिग्री. जैसे हम लास्ट क्लास डिस्कस किए थे PCl5 में. PCl5 में क्या था? 3 बॉन्ड एक प्लेन में थे, 3 बॉन्ड, और ये ऊपर एक नीचे एक था, है ना. तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो गया? 4 बॉन्ड एक प्लेन में है, और एक परपेंडिकुलर अप, एक परपेंडिकुलर डाउन. तो ये जो ज्योमेट्री हुआ, बेटा देख लो. मतलब ये सल्फर है, इस कोने में एक, इस कोने में एक, इस कोने में एक, इस कोने में एक, 4 हो गया. एक परपेंडिकुलर ऑफ और एक परपेंडिकुलर डाउन. मतलब सारे एंगल 90. डोंट बी कंफ्यूज्ड कि सर ये 90 नहीं है. मतलब ये 4 कोने में 4 हुआ, जैसे मैंने दिखाया था, 1, 2, 3, 4, एक ऑफ और एक डाउन. तो इनका जो ये है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ये भी 90 जो परपेंडिकुलर हुआ एक्सिस पे. दिस एक्सियल बॉन्ड्स आल्सो क्रिएट्स द 90 डिग्री और राइट एंगल. ओके, सो ऑल द एंगल्स आर 90. ये सारे 90, ये 2 डायमेंशनल नहीं है ना, है ना. डोंट बी कंफ्यूज्ड कि सर ये 90 डिग्री कैसे हुआ. तो सब में हम फ्लोरीन लिखेंगे, यहाँ पे. तो क्या इस ज्योमेट्री का नाम होगा?
इस ज्योमेट्री का नाम क्या होगा? सब लोग देखें, काफी इंपोर्टेंट है, समझ जाओगे तो फिर ज्योमेट्री में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो मैंने क्या बोला, ये तुम्हारे सामने है और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ऑफ है ना। तो सोचो ये देखो, ये जो टिप है, यहाँ से मैंने सारे कर्नर को ज्वाइंट कर दिया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। और ये तुम्हारे तरफ जो मतलब प्लेन दिख रहा है, इस प्लेन को भी मैंने जोड़ दिया। मैं इसको पकड़ लेता हूँ, मैंने इसको पकड़ लेता हूँ, देख लो है ना, ऐसे रहेगा। और मैं यहाँ पे इसको पहले ज्वाइंट कर दूं और उसके बाद ये प्लेन ले लूं, तो ये भी एक प्लेन होगा, ये भी एक प्लेन होगा। तो ये एक पिरामिड जैसे दिखेगा। पिरामिड जो है, बेस एरिया ट्राइंगल होके भी पिरामिड हो सकता है, बेस एरिया स्क्वायर होके भी पिरामिड हो सकता है। तो क्या तुम्हें यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ जोड़ दूं और ये प्लेन्स को भी जोड़ दूं, ये प्लेन्स को भी जोड़ दूं, क्या तुम्हें एक पिरामिड दिख रहा है? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. रेस्पॉन्ड करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पिरामिड को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर पिरामिड, है ना, क्योंकि बेस एरिया स्क्वायर है। जैसे अमोनिया में हम लोग देखे थे ट्राइगोनल पिरामिडल, क्योंकि बेस में ट्राइंगल था और ऊपर एक था, तो इसको हम जोड़ दें तो पिरामिड जैसे दिखा, लेकिन क्योंकि बेस एरिया ट्राइंगल था इसलिए ट्राइगोनल पिरामिड हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, बेस एरिया इज योर, क्योंकि चार कोने में चार है और ये जो ज्वाइंट करोगे इनको, ये जो एक प्लेन में है, तो ये चार एक प्लेन में है, they will be forming one pyramid, and but the base area is the square, and with this it will be forming this pyramid, and this is known as square pyramidal. लेकिन मैं इतना तो नहीं बोला ना, टोटल SF6 में कितने बॉन्ड्स? 6 बॉन्ड्स हैं। ये तुम्हारा सोचो, ये बीच वाले सल्फर है, ये तुम्हारे ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, 5 है। तो यहाँ पे भी तो एक मतलब है। अच्छा, ये जो नीचे ग्रीन मार्कर का नीचे वाला टिप देखो, उस टिप से हम इसको भी ज्वाइंट कर सकते हैं। तो क्या नीचे भी और एक पिरामिड बनेगा? बताओ मुझे, क्या नीचे भी और एक पिरामिड बनेगा? Yes, sir. Yes, sir. तो दो पिरामिड हुआ है, दोनों को ज्वाइंट कर दिया। ऊपर की तरफ एक पिरामिड, नीचे की तरफ एक पिरामिड, लेकिन बेस एरिया स्क्वायर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर। हाँ, कितना पिरामिड? 2 पिरामिड, तो स्क्वायर बाई पिरामिडल। क्या सबको क्लियर हुआ ज्योमेट्री? क्या सबको क्लियर हुआ ज्योमेट्री कैसे हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसका जो ज्योमेट्री हुआ बेटा, इसका ज्योमेट्री हुआ, ये हो गया स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल। और यहाँ पे इसको अदरवाइज बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, अदरवाइज इट इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल। तुम्हें अगर SF6 का ज्योमेट्री कोई पूछा, देन यू विल से इट इज स्क्वायर पिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल। तुम बोलोगे सर ऑक्टाहेड्रल में 8 बॉन्ड होता है, यहाँ पे 6 बॉन्ड है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में ऑक्ट डजंट स्टैंड फॉर द 8। ऑक्टाहेड्रन, जैसे मैंने बोला टेट्राहेड्रन, बाय कोइंसिडेंस टेट्राहेड्रल हैज 4 बॉन्ड्स, लेकिन ऑक्टाहेड्रन का मतलब होता है एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जहां पे 4 कोने में 4 रहेगा, एक परपेंडिकुलर ऑप रहेगा, एक परपेंडिकुलर डाउन रहेगा। दिस इज द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे 8 बॉन्ड्स होंगे। यहाँ पे क्या मैंने बोला? ऑक्टाहेड्रॉन, द वर्ड ऑक्टाहेड्रल कम्स फ्रॉम ऑक्टाहेड्रन, और ऑक्टाहेड्रन का मतलब 4 कोने में 4, 4 कोने में 4, एक परपेंडिकुलर ऑफ, परपेंडिकुलर डाउन। सो अगर तुम्हें कोई पूछा व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ SF6, देन यू विल से स्क्वायर बाई पिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल। एंड सारे बॉन्ड एंगल हम देख चुके हैं, सारे बॉन्ड एंगल हमारा कितना हो चुका है? 90 डिग्री हो चुका है। क्या है सबको यहाँ तक क्लियर हुआ? यस ऑल ऑफ यू, पूरा क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो इसका अच्छा, यहाँ पे जेई एडवांस में ध्यान से सुनो सब लोग। जेई एडवांस में एक क्वेश्चन इंटीजर टाइप में आ चुका है। जेई एडवांस में एक क्वेश्चन आता है इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप का मतलब होता है क्वेश्चन दिया होगा, है ना, जैसे तुम्हें ABCD ऑप्शन मिलता है एंट्रेंस में, ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा। और उसमें क्या होगा, तुम्हें 0 से लेके 9 तक आंसर होगा, सिंगल डिजिट आंसर होगा। लास्ट ईयर से वो बदल चुका है, लेकिन इससे पहले साल तक क्या था, जैसे आंसर क्या होगा 0 से लेके 9 के अंदर होगा। 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5, 7, ऑप्शन क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। तुम्हारा जो आंसर आएगा दैट विल बी ए होल नंबर, और तुम्हें वो OMR सीट में 0 से लेके 9 के अंदर बबल्स होंगे, तुम उसको डाल करना होगा, जैसे ऑफलाइन एग्जाम होता था। ऑनलाइन में आजकल हुआ, लेकिन वो आजकल इंटीजर टाइप जो है डेसिमल में आ रहा है। तो ये इंटीजर क्वेश्चन में ये आया था बेटा, ये क्वेश्चन। इन केस ऑफ मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, है ना, ये एडवांस का क्वेश्चन क्या आया था।
हाउ मेनी मैक्सिमम SF bonds of SF6 sorry are in the same plane? ये क्वेश्चन आया था। अगर मैंने तुम्हें जो बताया, अगर तुम इसका समझ गए, ज्योमेट्री समझ गए जिसमें मैंने इनमें करके दिखाया, तो तुम आंसर बताओ कितने SF बॉन्ड एक प्लेन में है, मैक्सिमम कितने SF बॉन्ड एक प्लेन में, बोलो। यस सर 4. Sir, 4. Yes, Four, sir. the answer is 4. The answer is 4 and ये JEE एडवांस में आया था। तुम बोलोगे सर इतना इजी क्वेश्चन कैसे JEE एडवांस में आ गया? बेटा ये तुम समझ गए इसीलिए बता दी। मैं अगर इससे ये समझाने से पहले मार्कर लेके मैं अगर तुम्हें पूछता तो तुम बता नहीं पाते। या तो बोलते सर 6 का 6 एक प्लेन में है, या तो 2 है, या तो 3 है, कुछ भी है। ये प्योरली कॉन्सेप्चुअल है। अगर तुम समझ गए देन यू कैन सॉल्व अप टू JEE एडवांस, कोई इशू नहीं। अगर नहीं समझ पाए तो इशू होगा। मैंने तुम्हें जो बोला, जिन लोगों का नहीं आया आंसर देखें वो लोग, मैंने बोला 4 मार्कर ऐसे हैं, 4 SF बॉन्ड ऐसे हैं एक प्लेन में, स्क्वायर प्लानर। देखो ज्योमेट्री का नाम भी देखो, ऑक्टाहेड्रल से तो नहीं आ रहा है, स्क्वायर स्क्वायर मतलब 4 होंगे एक प्लेन में, एक SF 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 SF, एक परपेंडिकुलर ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ सबको? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, जल्दी जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट। केमिकल बॉन्डिंग से हर साल मिनिमम 2 क्वेश्चन एंट्रेंस में आता है। अगर तुम बात करते हो नीट का तो 4 क्वेश्चन के आसपास आएगा केमिकल बॉन्डिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन। ऐसे देखा जाए तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो पूरा केमिकल बॉन्डिंग का बेस ही है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के आसपास आता है नीट में, और जेई में 2 क्वेश्चन के आसपास, मतलब 8 मार्क का आता है। इसलिए चैप्टर को जो है हम पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, और जिससे जो भी क्वेश्चंस आता है सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन इट विल बी डिस्कस्ड इन योर क्लास। ओके अच्छा, PCL 5 लास्ट क्लास मैंने बताया था। आई थिंक आई हैव नॉट डिस्कस्ड द ज्योमेट्री पार्ट, सो नाउ विल डिस्कस। सी यहाँ पे मैंने बोला बेटा PCL 5, तो यहाँ पे फास्फोरस के साथ है 15 इलेक्ट्रॉन, सो नियन कोर जो 10 इलेक्ट्रॉन ले गया और हुआ 3s2 एंड 3p3। सो इसको देख के तुम्हें लग रहा होगा 5 बॉन्ड बनेगा, तो डेफिनेटली इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो वही बोला, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वही बोला, यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बोलो जल्दी, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? यस 3 है। 3 है, तो ऑब्वियसली इसको एक्साइटेशन तो होगा ही होगा। जब ये मॉलिक्यूल बन चुका है, जब ये 5 बॉन्ड है बोल के दिखा रहा है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है ना। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो बस ज्योमेट्री के लिए मैं और एक बार बता रहा हूँ। सो इट इज P स्टार नियन कोर 10 इलेक्ट्रॉन्स, so here it will be 3s1, here it will be 3p3, here it is 3d1. So now here 1 electron, then here 1 2 3 electron, then here 1 2 3 4, so ये तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 4 5, तो 5 अनपेयर्ड 5 बॉन्ड बनेगा। तो ये जो है ये ऐसे बन गया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये। तो जैसे मैंने बोला था पहले 3 बनता है, बाद में 2 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बॉन्ड बना। जब ये 5 बॉन्ड बना तो यहाँ पे PCL 5 बना। तो PCL 5 का स्ट्रक्चर देख लो कैसे PCL 5 बनता है, ध्यान से देखो, क्योंकि ये सब समझना बहुत जरूरी है ना। डायरेक्टली मैं तुम्हें लिखवा दूं तो फायदा कुछ होगा ही नहीं। चलो हम 3 लेते हैं। तो ये हुआ तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर, ये हुआ एक प्लेन में 3 है, जोड़ दोगे ट्राइंगल बनेगा। उसके बाद क्या होगा, एक परपेंडिकुलर ऑफ होगा बेटा, एक्सियल परपेंडिकुलर ऑफ, और एक होगा परपेंडिकुलर डाउन। सो दिस 3 आर नोन एज द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, एंड दिस परपेंडिकुलर ऑफ इज नोन एज एक्सियल बॉन्ड, एंड दिस परपेंडिकुलर डाउन इज नोन एज एक्सियल बॉन्ड्स। तो इसमें कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व होगा देखो। सबसे पहले ये एंगल कितना होगा बताओ जल्दी, ये एंगल इक्वेटोरियल एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये तो एक प्लेन 120 डिग्री। 120 है। अभी वो एक्सियल जो है इट विल बी फॉर्मिंग, एक्सियल और इक्वेटोरियल के अंदर कौन सा एंगल बनेगा, बोलो? सर 90 डिग्री। 90 डिग्री। एक्सियल और एक्सियल के अंदर जो परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर डाउन, तो उनके अंदर कौन सा एंगल बनेगा? 180 डिग्री। 180 degree. ओके।
अभी बताओ मैक्सिमम कितना पीसीएल बॉन्ड एक प्लेन में है? सर 3 3 हो गया। सोचो कितने सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है जब तुम इसको समझ जाओ। अच्छा मुझे बताओ, ये एक जो है ये टिप से लेके वो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के टिप्स तक हम ज्वाइन करेंगे। ऑब्वियसली इट विल बी लुकिंग लाइक वन पिरामिड बिकॉज द बेस एरिया इज ट्राइंगल, सो इट विल बी ट्राइगोनल पिरामिडल। नीचे भी तो एक है तो वो भी तो पिरामिड बनाएगा। तो व्हाट विल बी द ज्योमेट्री ऑफ दिस पॉलीगन? बताओ मुझे। ऊपर एक पिरामिड, नीचे भी एक जो है वो पिरामिड बनाएगा, तो बाई पिरामिडल तो हो ही गया। बेस एरिया इज ट्राइंगल, सो व्हाट शुड बी द ज्योमेट्री ऑफ PCl5? सर Yes. ट्रायंगल बाय पिरामिड trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal. So the geometry is, so I'm drawing the structure. So it is like this: Cl, Cl, and Cl, one off, one down. So the geometry is trigonal bipyramidal, and the bond angle between the equatorial bonds, equatorial, equals to 120 degree H. The bond angle between equatorial and axial is 90 degree, and bond angle between axial and axial is 180 degree. सोचो एक ही मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जब हम समझ जाते हैं तो कितने सारे इंफॉर्मेशन हमें आ जाता है। तो अगर ये चीज मैं यहाँ पे नोट करके लिखूं बेटा, सो maximum number of PCl bond of PCl5 in one plane कितना हो गया? 3 कितना हुआ? 3 हुआ। सो ये भी एक डाटा हुआ, ये एक डाटा हुआ, ये सारे डाटा। और ज्योमेट्री को समझो बेटा, मेमोराइज करने का जरूरत नहीं है। 5 बॉन्ड कैसे रहा? 3 रहा ऐसे, 1 2 3 ट्राइंगल बना के, एक परपेंडिकुलर ऑफ, एक परपेंडिकुलर डाउन। सो बेस एरिया ट्राइंगल। देखो कभी भी कोई बेस एरिया में अगर एक ही ऊपर रहा है तो उसको अगर तुम ज्वाइन करोगे इट विल बी गिविंग द पिरामिड सेल। एक अगर कभी भी तुम्हें बेस एरिया एक ट्राइंगल है, ऊपर एक बॉन्ड है, तो ऊपर बॉन्ड को अगर कनेक्ट कर देते हो ना तो इट विल बी लुकिंग लाइक वन पिरामिड, दैट इज ट्राइगोनल पिरामिडल। यहाँ पे क्या हुआ? परपेंडिकुलर ऑफ एक है, परपेंडिकुलर डाउन एक। इसको छोड़ के 1 2 3 है, दैट इज द ट्राइंगल पार्ट। ऊपर भी एक पिरामिड बना है, नीचे भी एक पिरामिड बना है, मतलब दोनों पिरामिड को जोड़ दिया गया। सोचो एक मतलब 2 प्रिज्म ले लो, 2 प्रिज्म को ऐसे जोड़ दो, है ना, उल्टा करके जोड़ दो, उसका जो फ्लैट एरिया, जो प्लेन एरिया है उसको जोड़ दो, वैसे ही दिखता है ये मॉलिक्यूल। समझ गए? तो काफी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, रट्टा मारने का तो बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। ये ऑल ऑफ यू पूरा क्लियर हो रहा है बेटा? ये Yes, sir. Yes, sir. यस सर स्क्रीनशॉट ले लिया जाए सब लोग। वंशिका समझ में आया बेटा? Yes, sir. ओके। आयुषा? Yes, sir. ओके। अलीशा समझ में आया? Yes, sir. कौशिक समझ में आया बेटा? यस सर ओके। मिनाली समझ में आया? मिनाली रेस्पॉन्ड। अंजलि समझ में आया? अंजलि Yes, समझ में आया sir. बेटा? ओके। आरोश्री समझ में आया? आरोश्री रेस्पॉन्ड। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट। ओके। सो अभी हम देखेंगे कोई भी मॉलिक्यूल अगर हमारे सामने आता है ना, अच्छा ये सारे जो चीज है हम जो डिस्कस कर रहे हैं, PCl5 हुआ, SF6 हुआ, इन सब के पास क्या है? लोन पेयर नहीं है। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, तो सिर्फ हम बॉन्ड को देख रहे हैं। जब लोन पेयर आ जाएगा तो हमें सोचना पड़ेगा कि काफी ज्यादा मतलब बड़ा चीज है, बहुत बड़ा चीज है, तो हम इसको पूरा तो अभी देख नहीं सकते, है ना, मैं बाद में बताऊंगा इसको। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। दोनों हैलोजन है बेटा, आयोडीन भी हैलोजन और फ्लोरीन भी हैलोजन। इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं, इसका नाम हुआ आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। और ये टाइप का इंटर हैलोजन कंपाउंड
है ना, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के अंदर कंपाउंड है ना। तो अगर इसमें देखेंगे 7 बॉन्ड, तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर कौन मुझे बोलेगा? यस ऑल ऑफ यू, आयोडीन का एटॉमिक नंबर कौन मुझे बोलेगा? आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53. 53. सो आयोडीन हैज 53, और यहाँ पे इससे पहले हम क्रिप्टन कोर लेंगे 36, और क्योंकि ये हैलोजन है तो हैलोजन में जो आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है बेटा वो NH2 NP5 है। तो अगर फ्लोरीन का बोलोगे 2s2 2p5। मैंने बोला था एक ग्रुप में सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, वैलेंस सेल का सिमिलर रहता है। फ्लोरीन का अगर देखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्लोरीन का वैलेंस सेल है 2s2 2p5। सो क्लोरीन का बेटा 3s2 3p5, ब्रोमीन का 4s2 4p5 एंड आयोडीन का 5s2 5p5। क्लियर हुआ सबको? अरे क्लियर हुआ है ना? तो यहाँ पे मैंने Yes, sir. लिखा 5s2 5p5। अच्छा, टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लो, ये 36, ये ऐड कर लो कितना हो रहा है, देखो कितना हो रहा है। Sir, 43. 43 हो रहा है, और इसको छोड़ के एक 4d10 है। So this is the electronic configuration of iodine, है ना। आयोडीन कोई भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखा जाता है। पहले इसको लिख लो, और उसका सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है। बस मूविंग डाउन, बस इसका कोएफिशिएंट बढ़ाओ। ये 2 था, ये 3 हो गया, ये 3 है, तो ये 4 है, तो ये 5 है। अभी इसको पहले लिख लो और इसको लिख लो, ऐड कर लो, देखो और कितना बचा है। ऑब्वियसली तुम्हें या तो 10 बचेगा, 10 बचेगा तो इससे पहले का एक डी वाला ले लो। अगर कभी कभी 24 भी बचेगा तो रिमेनिंग 24, मतलब क्या रिमेनिंग देखो, ये 36, ये 2 और ये 5, तो ऐड करने से 36 तो 38 5 43, टोटल चाहिए हमें 53, बचा 10 बचा, मतलब D10 रहा होगा, क्योंकि जो बच गया ना अंदर, ये लॉजिक यूज करके तुम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। कितने भी एटॉमिक नंबर पता चल गया तो किसी का भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे 10 बचा, तो 5s से पहले 4d होता है, मतलब 5th ऑर्बिट से पहले 4d होता है, तो 4d10 करना। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 1 2 3 4 5। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ? कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ? जल्दी बोलो। 1। कितना बॉन्ड लेकिन ये बनाया? आयोडीन ने कितना बॉन्ड बनाया? 7। तो 7 अनपेयर्ड चाहिए। 7. इसको क्या करेंगे, इसके बाद है 5d 0, तो हम यहाँ पे 5 बॉक्स बनाएंगे। एक यहाँ पे शिफ्ट होगा, इससे एक यहाँ पे शिफ्ट होगा, इससे एक यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो आयोडीन स्टार 53 स्टार, तो ये हो जाएगा बेटा क्रिप्टन कोर 36, 5d10 है ना, 5d10 सॉरी 4d10, 5s1, 5p3, 5d कितना हो गया? जल्दी बोलो, कितना इलेक्ट्रॉन गया उसके तरफ? 3 गया ना, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, है ना। तो यहाँ पे होगा बेटा 1 इलेक्ट्रॉन, तो हमें 7 चाहिए। यहाँ पे 1 1 1, और यहाँ पे आउट ऑफ द 5 बॉक्सेस ओनली 3 हैव 1 1 इलेक्ट्रॉन ईच। तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, ये बताओ। यस, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया? 7. 7 हुआ ना। 7. तो ये एक फ्लोरीन, यहाँ पे 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 एक फ्लोरीन, और यहाँ पे एक फ्लोरीन, तो बन गया IF7। तो अपना थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो इसका ज्योमेट्री क्या हो सकता है, मैं बताऊंगा बिल्कुल, थोड़ा दिमाग लगाओ। PCl5 में क्या हुआ? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। SF6 में क्या हुआ? स्क्वायर बाइपिरामिडल। अल्टीमेटली दोनों में 2 एक्सियल रह रहा है। टोटल 5 बॉन्ड था PCl5 में, उसमें 2 ऊपर नीचे रहा एक्सियल, बाकी 3 एक प्लेन में रह गया। 3 रहा, इसीलिए ट्राइगोनल, ऊपर नीचे 2 पिरामिड बनाए, उल्टा जोड़ा गया है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। SF6 में क्या हुआ? टोटल 6 बॉन्ड्स थे, तो एक्सियल 2 रहा ऊपर नीचे, और बाकी जो बच गया 4, वो एक स्क्वायर बनाए, ऊपर नीचे है तो बाइपिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल। सेम लॉजिक लगाओ, बताओ इसका ज्योमेट्री क्या होना चाहिए। यस, टोटल 7 बॉन्ड है।
सिमिलर है, ज्योमेट्री इज सिमिलर टू PCL5 एंड SF6। जल्दी। सर पेंटागोनल बाइपिरामिडल। यस, इट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। देखो कितना इजी चीज है। टोटल मैं PCL5 बोला, SF6 बोला और मैं IF7 बोला, काम वही है, 2 एक्सियल रखेंगे, बाकी को एक प्लेन में रखेंगे। 5 था, 2 एक्सियल जाने के बाद बचा 3, तो इक्वेटोरियल है, जो एक प्लेन में रहते हैं, है ना, जो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस रहते हैं उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल, जो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस रहते हैं वो बोलता है एक्सियल। तो 5 में से 2 ऊपर नीचे जाने के बाद बाकी बचा 3, और वो 3 हुआ ट्राइंगल, ऊपर एक पिरामिड नीचे एक पिरामिड, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। फिर SF6 6 बॉन्ड्स हैं, 2 चले जाएंगे ऊपर नीचे एक्सियल, बाकी बचे 4 होके बनाए होंगे स्क्वायर बनाए होंगे, ऊपर एक नीचे एक, 2 पिरामिड है, छोड़ दो, सो स्क्वायर बाइपिरामिडल, और दूसरा नाम उसका ऑक्टाहेड्रल बोला। यहाँ पे तो 7 है ना, चलो देख लो 7 है तो क्या किया जाए, 7 है तो क्या किया जाए, देख लो। देखो ये हो गया बेटा 7, 5 हो गया, और एक परपेंडिकुलर ऑफ और एक परपेंडिकुलर डाउन। तो ये जो चीज हुआ ये बना है पेंटागोनल। ये पेंटागन है, 3 है तो ट्राइंगल, 4 है तो स्क्वायर, 5 है तो पेंटागन। और ये ऊपर रहा तो यहां से अगर हर टीप को मैं जोड़ दूं, प्लेन को भी जोड़ दूं, तो इट विल बी लुकिंग लाइक वन पिरामिड। बेस एरिया इज पेंटागन, सो पेंटागोनल पिरामिडल। एक ऊपर हुआ अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन भी तो एक है, तो वो और एक पिरामिड बनाएगा। तो क्या हो गया, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अभी आते हैं, ये इक्वेटोरियल में 5 है, एक्सियल 2 है, तो इक्वेटोरियल एंगल्स कितना होगा, जल्दी बोलो, है ना? 72। हाँ, 3 थे तो हम 360/3 किए, 120 हुआ। 4 थे, 360/4 किए। अभी 5 है बेटा, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल। तो क्या हो गया एंगल इक्वेटोरियल, डिवाइड बाई 5 करेंगे, 360/5 क्या हो जाएगा, 72। सो ज्योमेट्री हो गया बेटा पेंटागोनल बाइपिरामिड। उसके बाद बॉन्ड एंगल अगर हम बोले तो इक्वेटोरियल हो गया बेटा 72 डिग्री। कोई याद रखने का जरूरत नहीं, मेमोराइज करने का जरूरत नहीं है, समझ गए, स्ट्रक्चर तो हो गया। और एक्सियल विथ इक्वेटोरियल क्या हो गया, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल के अंदर जो एंगल है वो तो परपेंडिकुलर है। और मैक्सिमम कितने IF बॉन्ड्स एक प्लेन में है, जल्दी बोलो, 5। तो मैक्सिमम IF बॉन्ड 5 IF बॉन्ड्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूं नोट करके, इन IF7 maximum IF bonds present in one plane equals to 5। काफी इंपोर्टेंट है फॉर इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्या है, सबको क्लियर हुआ? Yes, क्या है, sir. सबको क्लियर हुआ? Yes, Yes, all of you? Okay. पांचों में रिपल्शन नहीं होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, देख, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा। देख, जब हमारे पास टोटल 5 बॉन्ड है तो हम क्या किए, 3 एक प्लेन में रखें और एक ऊपर एक नीचे करें। जब और पॉसिबिलिटी है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं, एक्सियल तो 2 ही रह सकता है, तो 2, इसलिए मैंने बोला PCL5 बोल, SF6 बोल, IF7 बोल। इन ऑल द 3 केसेस 2 आर आउट ऑफ द प्लेन, मींस 1 एक्सियली ऑफ, 1 एक्सियली डाउन। ज्यादा है तो और पॉसिबिलिटी नहीं, लेकिन अगर कम है, जैसे मैंने बोला ना तुम्हें, CH4 कार्बन के साथ 4 बॉन्ड है, एक प्लेन में 4 रह नहीं पाएगा, तो उस केस में क्योंकि वहां पे ऊपर प्लेन जो है खाली है, अबव द प्लेन खाली, नीचे द प्लेन मतलब बिलो द प्लेन खाली, उस केस में क्या होगा, एक ऊपर 3 नीचे। सारे जो गेम है, सारे जो खेल है वो रिपल्सन का, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। यहाँ पे तो लोन पेयर्स नहीं है जो मैं डिस्कस किया अभी, PCL5 SF6 और IF7 जो डिस्कस किया, यहाँ पे तो लोन पेयर है ही नहीं सेंट्रल एटम के पास, जो भी है बॉन्ड पेयर्स। जब टोटल 7 है, करेंगे क्या, जैसे अगर मैंने बोला एक रूम में 10 बेंचेस हैं और तुम 10 ही स्टूडेंट हो, तो सब एक में बैठोगे, गर्मी का टाइम है, AC नहीं है क्लासरूम में, तो मजबूरन बैठना पड़ेगा।
जब ज्यादा बच्चे होंगे, 20 बच्चे होंगे, करोगे क्या? 2 बैठोगे। जब 30 बच्चे होंगे, करोगे क्या? 3 बैठोगे। सिमिलरली जब IF7 में 7 बॉन्ड है, मजबूरन और कुछ नहीं हो सकता है, वो ऐसे होगा। तो इसीलिए ये सब मॉलिक्यूल थोड़ा अनस्टेबल होते हैं। जैसे CCl4 का जो स्टेबिलिटी है, लेवल ऑफ स्टेबिलिटी जो है CCl4 का और CH4 का, उतना स्टेबिलिटी IF7 का नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी रिपल्सन होगा। लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं है बेटा, उसके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो 7 बॉन्ड है तो कहीं ना कहीं पे एडजस्ट करके रहेंगे। जैसे मैंने बोला, रूम में 10 बेंचेस हैं, 10 स्टूडेंट हो, गर्मी का टाइम में कोई नहीं चाहेगा कि एक बेंच पे 2 बैठे, सब अलग अलग बैठोगे। तो ज्यादा बच्चे होंगे तो मजबूरन करना पड़ेगा, क्या कर सकते। तो अभी पूरा क्लियर हुआ? यस सर। लेकिन इसमें इसका स्टेबिलिटी तो घट जाता है, मॉलिक्यूल बन तो जाता है। मॉलिक्यूल क्यों बना? तुम बोलोगे स्टेबिलिटी घटा, बना क्यों? क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बोला, कहीं पे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पेयर्ड होगा ही होगा, कहीं पे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पेयर्ड होगा ही होगा। पहले एक फ्लोरीन आके बॉन्ड बना दिया, उसके बाद ये जो एनर्जी रिलीज हुआ ये एक एक्साइट हो गया, फिर जो बॉन्ड बन गया आके, धीरे धीरे बन रहा है बॉन्ड, 1 फ्लोरीन बना, 2 फ्लोरीन बना, 3 बना, 4 बना, तो ये अनपेयर होने लगा और ये बॉन्ड बनने लगा। क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बोला, जिस एटम के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। और बॉन्ड तब तक बनेगा जब तक सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खत्म ना हो। अभी इनके वैलेंस सेल में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ देखो, 7, लेकिन फ्लोरीन के साथ एक एक करके शेयर किया, तो वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन बिकम्स 14, ऑक्टेट वायलेट हो गया। मतलब दिस एग्जांपल इज अ टाइप ऑफ एक्सटेंडेड ऑक्टेट। तो बना फिर क्यों? तुम बोलोगे सर जब एक्सटेंडेड हुआ सारे ऑक्टेट के लिए काम कर रहे थे, एक्सटेंडेड बना क्यों? रूल यह है, जब वो फ्लोरीन आके पहले ये तुम्हारा पहला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, जब फ्लोरीन आके ओवरलैप किया, इन दोनों के अंदर अट्रैक्शन हुआ, तो ये IF भी एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे IF भी एग्जिस्ट करता है। देखो क्या क्या एग्जिस्ट कर सकता है। पहला एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन आके बॉन्ड बना दिया, IF बन गया, एग्जिस्ट करता है। फिर वो IF जो अट्रैक्शन हुआ इन दोनों के अंदर, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, अनपेयरिंग हुआ, मतलब अभी इसमें एक, फिर 2 आके जुड़ गए, मतलब IF3 भी पॉसिबल है। फिर IF3 बनने के टाइम में बाकी जो 2 फ्लोरीन आके अट्रैक्ट हुए, तो उसमें जो एनर्जी रिलीज हुआ, फिर ये इसको अनपेयर कर दिया। फिर बाद में IF5 बना, फिर इसमें जो अट्रैक्शन हुआ ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्साइट कर दिया। मतलब इस केस में आयोडीन कैन फॉर्म IF3, IF5 एंड IF7। समझ में आ रहा है सबको? ये सारे मॉलिक्यूल बन सकते हैं। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. ओके। तो अगर मैंने यहाँ पे बोला, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूँ। तो ये 12th बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन आता है, ये जो अभी मैं तुम्हें पूछने वाला हूं। देखो, जैसे मैंने बोला IF7 मतलब 7 फ्लोरीन आयोडीन के साथ ओवरलैप किए हैं, सेंट्रल एटम आयोडीन है। तो माय क्वेश्चन इज, in between IF7 and FI7, यहाँ पे एक आयोडीन के साथ 7 फ्लोरीन जुड़ा है, सेंट्रल एटम इज आयोडीन। यहाँ पे एक फ्लोरीन के साथ 7 आयोडीन जुड़ा, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बेटा 7 था, इसका भी फ्लोरीन का ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। ओके, इन बिटवीन IF7 एंड FI7 which exists and why? दोनों में से कौन एग्जिस्ट करता है? बोल। IF7 एग्जिस्ट करेगा, FI7 एग्जिस्ट नहीं करेगा। IF7 एग्जिस्ट करेगा, FI7 एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सौरभ? सर वो इतना लोन पे मतलब लोन पेयर्स नहीं है उसके पास बॉन्ड करने के लिए। लोन पेयर है, क्यों नहीं है? अगर मैं फ्लोरीन लिखा 1s2 2s2 2p5, तो जितना इलेक्ट्रॉन
वैलेंस शेल में था आयोडीन का, उतना इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन के पास है ना, 1 2 3 4 5। फिट नहीं कर पाएगा ना, हाँ, एक पाएगा। अनपेयरिंग नहीं हो सकता है बिकॉज 2D टन एग्जिस्ट नहीं करता। 2D 0 नहीं है तो अनपेयरिंग कहाँ से होगा, तो इसीलिए ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर पूछा व्हाई IF10 exists but Fi7 doesn't exist, answer is because of the absence of d subshell, vacant d subshell or vacant d orbital, the unpairing is not possible, that's why it is not possible। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ सबको? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख देता हूं मैं, because of absence of vacant d orbital, the paired valence electron, the paired valence electron cannot be unpaired। देखो, जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएगा, जब भी अनपेयरिंग नहीं हो पाएगा, तब बनने का कोई चांस नहीं, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक पॉइंट तुम लिखे हो, the paired valence electron can take part in bond formation only when they are unpaired। जब वो अनपेयर होंगे, अकेला हो जाएंगे, सिंगल हो जाएंगे, तब जाके वो बॉन्ड बना सकते हैं। क्योंकि जब तक वो पेयर्ड रहेंगे, वो बॉन्ड क्यों बनाएंगे? क्योंकि बॉन्ड बनेगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन आके इसमें घुसेगा, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो और एक बॉन्ड बनाने का चांस ही नहीं। आयोडीन में क्या हुआ, वैकेंट 5d था, याद करो, 5s2 5p5 5d0, तो वहां पे अनपेयरिंग हो पाया, इसलिए हुआ, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। सो बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, द पेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन because the absence of vacant d orbital in case of fluorine, the paired valence electron cannot be unpaired, so if I7 doesn't exist। पूरा क्लियर सबको? पूरा क्लियर सबको? Yes, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Then I'll write in between ICl5 and ClI5, which exists and why। बताओ, ICl5 ClI5 क्या दोनों एग्जिस्ट करेंगे? जैसे वैकेंट फ्लोरीन के पास 2s2 2p5 है, उसमें 2d तो होता नहीं है, लेकिन जब हम क्लोरीन के पास आते हैं, उसका आउटर मोस्ट शेल में क्या इलेक्ट्रॉन है, 3s2 3p5, उसमें तो 3d है। बताओ। सोचो, ट्राई करो, जो मन में आ रहा है उसको मेरे साथ शेयर करो, ताकि मैं बताऊंगा तुम्हें गलत बोल रहे हो सही बोल रहे हो। यस, बोलो, ट्राई करो। सत्यम, व्हाट इज कमिंग इन योर माइंड? सत्यम, रेस्पॉन्ड। जो भी आ रहा है मन में बोलो, खुल के बोलोगे तब फायदा होगा। देखो, एंट्रेंस में रैंक उनको मिलता है जो ये सब में पार्टिसिपेट करते हैं। सर दोनों ही करना चाहिए। दोनों ही करना चाहिए। और बोल, आगे बोलो, आगे बोलो। एनी अदर आंसर? सौरदेव? सर दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। सुचिस्मिता? सुचिस्मिता? बोथ। निशा कुमारी? निशा कुमारी रेस्पॉन्ड कर बेटा। सर बोथ तुझे लग रहा है बोथ होगा। सत्यरंजन? सत्यरंजन बता। हाँ, तुझे लग रहा है, ठीक है। सत्यरंजन बोल, तुझे क्या लग रहा है? ICl5 एग्जिस्ट नहीं करता। ICl5 एग्जिस्ट नहीं करता, तुझे लग रहा है? तो पहले बाकी लोगों को लगा दोनों एग्जिस्ट करता है, सत्यरंजन को लगा ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता। दीज आर योर ऑप्शंस। ओके, एनी अदर आंसर? और कोई बताना चाहता है? सत्या बता, सिर्फ सत्या बता जल्दी, तुझे क्या लग रहा है? ICl5 एग्जिस्ट करेगा।
तुझे लग रहा है ये एग्जिस्ट करेगा और ये नहीं करेगा। तुझे लग रहा है ये नहीं करेगा। यू आर गिविंग द ऑप्शंस, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द ऑप्शंस, बोथ एग्जिस्ट, ICL5 विल एग्जिस्ट, दिस विल नॉट एग्जिस्ट। तो चलो और एक एग्जांपल दे दो, दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 4 ऑप्शंस हो गए फिर तुम्हारा, हो गया कि एंट्रेंस क्वेश्चन हम बना दिए क्या? चलो एनी अदर आंसर बोलो। वंशिका बेटा क्या आंसर है तेरा? सर बोथ एग्जिस्ट करेगा। बोथ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो देखते हैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा बेटा। तो ई फाइल से चलो मैं ये वाला तुम्हारा जो आंसर है मैं इसको मिटा देता हूं। अभी हम लिखते हैं दोनों का, तो देखते हैं क्या हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं आयोडीन लिख रहा हूँ, आयोडीन लिख रहा हूँ, और आयोडीन में मैंने लिखा क्रिप्टन कोर जो 36 चला गया, 4D10, 5s2, 5p5 एंड 5d0। तो यहाँ पे हमें 2 और यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 मिला, और यहाँ पे हमें ये 5 बॉक्स खाली मिले। तो हमें यहाँ पे चाहे ये बने चाहे ये बने, दोनों में 5 कोवैलेंसी है। तो यहाँ पे 5 अनपेयर चाहिए, तो एक यहाँ चला जाएगा और एक यहाँ चला जाएगा। तो वो क्या गया देखो, अभी हो गया आयोडीन स्टार क्रिप्टन कोर 36, देन 4D10। ये 5s का अनपेयर होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 7 इलेक्ट्रॉन बनना हुआ, 7 बॉन्ड बनना हुआ, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन हमें 5 चाहिए। एक अनपेयर था, जब ये यहाँ पे गया तो ये एक 3 हो गया। जब ये फिर से अनपेयरिंग हो गया, फिर ये एक मतलब यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 5 तो हो ही गया। तो 5s2, 5p3, 5d2। तो यहाँ पे बेटा हो गया 2, और यहाँ पे हो गया 1 1 1, और यहाँ पे हो गया 1 2 3 4, तो 1 हो गया। तो अभी आके तुम्हारा यहाँ पे एक Cl ओवरलैप किया, 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 यहाँ पे एक Cl ओवरलैप। ये हो गया तुम्हारा किसका? ये हो गया ICl5, ये एग्जिस्ट किया। क्या सबको क्लियर हुआ? क्या सबको क्लियर हुआ? यस ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। अभी आते हैं अभी हम आते हैं बेटा ClI5, ClI5। तो सेंट्रल एटम कौन? Cl का देखते हैं। नियन कोर 10 इलेक्ट्रॉन बेटा, उसके बाद 3s2, 3p5 और 3d0। तो यहाँ पे भी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे तुम्हारा 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे भी खाली है। तो जब उसको 5 बॉन्ड बनाना हो तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर लेगा। तो क्या हो जाएगा? 3s2, 3p5। तो क्या हो गया बेटा? क्लोरीन स्टार नियन कोर 10, तो 3 इलेक्ट्रॉन, 3s2, 3p3 एंड 3d2। नेक्स्ट इज 3d2। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 1 1 करके रहेगा, और यहाँ पे 5 और बॉक्स में 2 है। तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ क्लोरीन के पास? यस ऑल ऑफ यू, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ? 5 सर। 5 5 तो 5 आयोडीन आके ओवरलैप किया और बन गया। क्या इशू है? तो कौन कौन एग्जिस्ट किए? दोनों एग्जिस्ट। दोनों एग्जिस्ट। किनका आंसर आया था? किनका आंसर आया था? दोनों। सर अर्नव आया था। और निशा। ओके, और किसका आया था? सौरभ। ओके ठीक है। वंशिका। अभी उसको ओके ओके अभी म्यूट कर लो और सुनो। एक एग्जांपल लेते हैं तो तुम्हें समझ में आएगा। सोचो, मुझे देखो, मेरा कंधा देखो। सोचो मैं सेंट्रल एटम, मैं सेंट्रल एटम हूं, और मेरे कंधे पे 5 या 4 सत्यरंजन जैसे स्टूडेंट बैठ सकते हैं। सत्यरंजन तुम देखे नहीं हो सब लोग, मतलब पतला है। तो मेरे कंधे पे 4 सत्यरंजन बैठ सकते हैं। यस, मेरा कंधा बहुत बड़ा है, 4 बैठ सकते हैं। 4 सत्यरंजन पतला लड़का है ना, तुम्हारा दोस्त है, पतला लड़का है। तो मेरा कंधा बहुत बड़ा है, मैं सेंट्रल एटम हूं, और आयोडीन और क्लोरीन में आयोडीन काफी बड़ा है, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन फॉलो सीवीआई अटैक, बोल चुका हूं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। सो फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन। तो क्लोरीन ब्रोमीन में आयोडीन काफी बड़ा। जैसे मेरा कंधा काफी बड़ा है तो मेरे कंधे पे आई कैन गिव अकोमोडेशन टू 4 सत्यरंजन। क्या रिवर्स भी पॉसिबल होगा? क्या सत्यरंजन के कंधे पे मेरे जैसे 4 लोग बैठ सकते हैं? बताओ मुझे। नो सर। No, sir. The same logic will be applied over here. ये तो यहां तक तो सही है, वन साइड इलेक्ट्रॉन तक तो सही है, 5 वन साइड हुआ, 5 आगे ओवरलैप कर लेगा। लेकिन ये जो हो रहा है बेटा, अगर ये ICl5 है तो ये अल्टीमेटली ये जो है ना, ये सारे आके इसी को ओवरलैप कर रहे हैं। ये जो है ये सारे ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये कंधा कौन दिखा रहा है? एग्जाम्पल, नॉट एग्जैक्टली कंधा, अपना एटॉमिक साइज बड़ा है, आयोडीन का साइज बड़ा है। इट कैन गिव अकोमोडेशन टू ऑल द 5 फ्लोरीन, क्योंकि इसका साइज बड़ा है। बड़ा साइज होने से, जैसे इतना बड़ा साइज हुआ तो थोड़ा आके आयोडीन यहाँ जुड़ गया, 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 थोड़ा आके आयोडीन यहाँ जुड़ गया। लेकिन अगर रिवर्स बोलूं मैं, अगर मैं रिवर्स बोलूं, ICl5 नहीं बोल के अगर ClF5 बोलूं बेटा, ClF5 अगर बोलूं, ClI5 अगर बोलूं, तो Cl का साइज ही छोटा है, तो आयोडीन का साइज बड़ा है। तो आके ओवरलैप किया, 1 2 3 5 ओवरलैप कर सकता है क्या? ये बीच वाला Cl, या आयोडीन या आयोडीन या आयोडीन, 5 ओवरलैप कर सकता है क्या? Yes, all of you. No, sir. No, sir. So because of this reason, this molecule doesn't exist. आपको क्लियर पूरा? ये क्वेश्चन एंट्रांस में आ चुका है, बोर्ड लेवल में आया है तुम्हारा, नीट एग्जाम में आ चुका है। इन दोनों में से कौन एग्जिस्ट करेगा? ऑप्शन में आंसर क्या है? बोथ विल एग्जिस्ट, दिस विल एग्जिस्ट। सेकंड ऑप्शन, दिस विल एग्जिस्ट, दिस विल नॉट एग्जिस्ट, देन दिस विल नॉट एग्जिस्ट, दिस विल एग्जिस्ट, देन दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो क्या आंसर हुआ? ये करेगा एग्जिस्ट और ये नहीं होगा। सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो और रीजन लिखो व्हाई दिस मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट। इसका स्क्रीनशॉट लेके समझ लो पहले, उसके बाद लिखना। This ClI5 doesn't exist because Cl, the central atom Cl is a smaller atom than iodine, so it cannot give accommodation, or it cannot accommodate larger atoms, 5 larger atoms that to iodine, or 5 larger atoms that to bracket में लिख लो iodine। और एक बार बोल रहा हूँ, ClF5 doesn't exist, although it has many unpaired electrons are possible, but it doesn't exist because this is very small. This is very small to give accommodation to the larger atoms। वो भी 5 है, 3 है तो बात अलग है, 3 है तो बात अलग है, लेकिन 5 को तो accommodation नहीं दे सकता। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे? this will not exist as Cl, the central atom Cl is very small to give accommodation to large atoms like 5 large atoms like iodine। क्या सबको क्लियर हुआ? Yes, all of you। Yes. पूरा क्लियर Yes, हुआ sir. क्या? Yes, Yes, sir. sir. चलो स्क्रीनशॉट लो और उसका एक्सप्लेनेशन लिखो, क्वेश्चन ही लिख लो तुम। Why ClI5 doesn't exist? Why ClI5 doesn't exist? आंसर में क्या लिखोगे? The central atom Cl, which is a very small atom, cannot give accommodation. The central atom Cl, which is a small one, कुछ भी ले सकते हो, मतलब लैंग्वेज में इधर उधर रह सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं 3 बार में 3 अलग अलग बोल रहा हूँ, कंसेप्ट सेम होना चाहिए। The smaller Cl central atom, the central atom which is a smaller atom cannot give accommodation to 5 larger iodine atoms। पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है बेटा? Yes, all of you। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा। एंट्रेंस में तुम कितना याद रखे हो जितना इंपोर्टेंट नहीं है, कितना तुम समझे हो, तुम्हारा कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ, तुम्हें पढ़ाई कितना विजुअलाइज हुआ। मैं तुम्हें मार्कर में दिखाने का रीजन यही है, तो विजुअलाइज, क्योंकि IF7 को मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता माइक्रो लेवल पे,
लेकिन मार्कर में तो दिखा सकता हूं, इसको मॉडल बोलते हैं। मॉडल मतलब सिमिलर होगा, सेम तो नहीं होगा, माइक्रोस्कोपिक कहां दिख पाएगा। तो विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है, जिस वजह से तुम लोग, मैंने बोला SF6 में कितना ऐसे बॉन्ड एक प्लेन में रहेगा, वो तब पॉसिबल होगा जब तुम्हें विजुअलाइजेशन होगा, तो पढ़ने का रटने का जरूरत ही नहीं है, तो प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का जरूरत है। लेकिन ये सब जो क्लास में डिस्कस किया जा रहा है, मेरा इंटेंशन ये है कि क्लास में ही तुम्हें याद रह जाए, इसलिए मैं बिफोर सेइंग दैट टेक द स्क्रीनशॉट में पूछता हूँ, किसी को डाउट है तो पूछो, यू कैन आस्क फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स, नो इशू एट ऑल। बाकियों को समझ में हमें इससे क्या मतलब है ना, मैं तो पहले क्लास से ही बोल रहा हूँ, फील दैट यू आर प्रेजेंट अलोन अलॉन्ग विथ मी इन दिस इंटरेक्शन। जो भी डाउट है पूछो, सर मुझे समझ नहीं आया। ओके, तो अभी हमारा ये आया बेटा, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का 3 ड्रॉबैक बोला था, 3 ड्रॉबैक बोला था। 3 ड्रॉबैक में पहला ड्रॉबैक था ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल नहीं बता पाया, जो बता दिया कौन, VSEPR थ्योरी बोला। सेकेंड ड्रॉबैक, एक बार कॉपी चेक करो, याद तो होगा नहीं तुम्हें, सेकेंड ड्रॉबैक कॉपी चेक करो और बताओ मुझे, सेकेंड ड्रॉबैक बताओ मुझे क्या था वो। Yes. Could explain equal bond energy of all 4 CH4 bonds in methane. ओके, मीथेन का जो 4 बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, उनका जो ओवरलैपिंग हुआ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से, हाइड्रोजन चारों के केस में तो 1s रहता है, लेकिन कार्बन के जहां जहां पे ऑनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक 2s में 1 होता है एक्साइटेड स्टेट में, और एक 2p3, मतलब एक s सबसेल में कार्बन का सेंट्रल एटम का s सबसेल में, s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, और 3 p ऑर्बिटल में 3 ऑनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो ओवरलैपिंग हुआ हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, ss ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग, लिख देता हूं और एक बार। तो यहां पे मैंने लिखा मीथेन, कार्बन जो 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, 1s2, 2s2, 2p2। तो यहां पे हुआ बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे हुआ भी 2 इलेक्ट्रॉन। अभी क्या हुआ, इसको बनाना है बॉन्ड 4, तो है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया। जब शिफ्ट हो गया बेटा, तो ये स्टार मार्क मैंने दिया, 1s2, 2s1, 2p3। तो यहां पे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अभी क्या हुआ, ये 4 हाइड्रोजन आइटम आए और आके ओवरलैप किए और ओवरलैप किए। ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल का नाम 1s, ये भी 1s, ये भी 1s, ये भी 1s। तो कार्बन का ये ऑर्बिटल s है, हाइड्रोजन का ये ऑर्बिटल s है, तो इन दोनों के अंदर ओवरलैपिंग हुआ, मतलब ss ओवरलैपिंग। हाइड्रोजन का ये s ऑर्बिटल, इसका ये 2p ऑर्बिटल, ये 2px, 2py, 2pz। ऐसा नहीं कि ये पहला वाला 2px, ये 2py, 2pz, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये जो ओवरलैपिंग हुआ, ये बॉन्ड में एक बॉन्ड बना, जब 2 इलेक्ट्रॉन ओवरलैप किए, पेयर हुए, मतलब बॉन्ड बन गया। तो ये जो बॉन्ड बना बिकॉज ऑफ s एंड p, तो ये sp ओवरलैपिंग हुआ। ये जो बॉन्ड बना बेटा, हाइड्रोजन का तो हमेशा s, तो s और इसका p, sp ओवरलैपिंग। ये जो बॉन्ड बना, यहाँ पे इसका s और इसका p। तो इनके सब मीथेन टोटल 4 बॉन्ड बना, और जितना बॉन्ड बनेगा उतना ओवरलैपिंग। बॉन्ड बना 4, ओवरलैपिंग 4। नंबर ऑफ ओवरलैपिंग इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म। नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म, मीथेन में 4 बॉन्ड बना बेटा, इसलिए क्या क्या ओवरलैपिंग हुआ, एक बना sp ओवरलैपिंग, और बाकी 3 बना, सॉरी, एक बना ss ओवरलैपिंग और 3 बना sp ओवरलैपिंग। क्लियर हो रहा है सबको? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैंने बोला था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैंने बोला था, स्ट्रेंथ जो है pp ओवरलैपिंग का सबसे ज्यादा, देन sp ओवरलैपिंग का, देन ss ओवरलैपिंग का। अगर मीथेन में चारों ओवरलैपिंग सेम होता, बेटा, जितना ओवरलैपिंग उतना बॉन्ड। ध्यान से सुनो, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। अगर मीथेन में चारों ओवरलैपिंग सेम होता, चारों का एनर्जी भी सेम होता, मतलब यहाँ पे अगर मैं मीथेन लिख रहा हूं, तो ये हाइड्रोजन, ये हम पढ़ चुके हैं, ये टेट्राहाइड्रल है, तो इसका जो बॉन्ड एनर्जी है, अगर ये x है, तो इसका जो बॉन्ड एनर्जी है ये y होगा। इसका जो बॉन्ड एनर्जी होगा बेटा, ये भी y होगा। इसका जो बॉन्ड एनर्जी होगा बेटा, ये भी y होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 ओवरलैपिंग सेम है, 3 sp ओवरलैपिंग। तो ये sp ओवरलैपिंग से बना, ये sp से बना।
तो उनका एनर्जी सेम होगा, वाई 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 सेम होना चाहिए। और यहाँ पे इसका एनर्जी तो अलग है क्योंकि एक ओवरलैपिंग तो एसएस से हुआ, तो एक का एनर्जी क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब तीनों का एनर्जी सेम होना चाहिए, वो भी लेट वाई है, वो भी लेट वाई है, और एक का एनर्जी एक्स होना चाहिए। मतलब इन केस ऑफ मीथेन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ 3 bonds should be equal and the fourth one will be less than that। मतलब 3 का ज्यादा होगा और 1 का कम। लेकिन देखा गया ये ऐसा नहीं हो रहा है, अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, देखो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। देखा गया बेटा बॉन्ड एनर्जी इसका भी अगर एक्स हुआ तो इसका भी बॉन्ड एनर्जी एक्स हुआ, इसका भी बॉन्ड एनर्जी एक्स हुआ, और इसका भी बॉन्ड एनर्जी एक्स हुआ। क्लियर हुआ? दिस वन इज द करेक्ट वन, एक्चुअल वन। मीन्स all the bond energy of carbon hydrogen bond in methane are equal। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो बोला, यहाँ पे ये सारे जो ओवरलैपिंग होते हैं इनका स्ट्रेंथ ऐसे होता है, तो वो तो गलत हो गया ना। क्या सबको क्लियर हुआ? बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अरे वो तो गलत हो Yes, गया sir. कि वो बोला अनपेयरिंग होगा तो बॉन्ड बनेगा, जितना ओवरलैपिंग उतना बॉन्ड बनेगा। पहले 2s2 का इलेक्ट्रॉन गया 2p में, कोई इशू नहीं बेटा, खाली था, ये पेड़ था, भाग गया, क्या हुआ? 4 बॉन्ड बना, और ओवरलैपिंग हम देखे भी हैं, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, और ये पीपी और एसपी से ज्यादा स्टेबल है, और उससे ज्यादा स्टेबल वो एसएस से ज्यादा स्टेबल है, वो तो देख चुके हैं। तो ऐसा तो होना चाहिए। लेकिन ये जो हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, तीनों का एनर्जी ज्यादा होना चाहिए इससे फोर्थ से, लेकिन देखा गया चारों का एनर्जी सेम है, और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसीलिए इसका ड्रॉबैक हुआ। अभी हम आ रहे हैं, और इसको मैंने बोला था 3 ड्रॉबैक का जो एक्सप्लेनेशन है, वो पहला ड्रॉबैक था ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल, वो एक्सप्लेन किसकी वजह से होगा मैंने बोला था, और एक्सप्लेन कर भी चुके हैं, वो है VACPR थ्योरी। सेकेंड ड्रॉबैक के साइड में मैं एरो देके लिखा था, क्या लिखा था, जल्दी बोलो। सेकेंड जो ड्रॉबैक था, हाइब्रिडाइजेशन लिखवाया था बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये तो है ही, ये तो करेक्ट है, इसको तो एक्सप्लेन होगा ही, ये तो एक्सप्लेन होगा ही, लेकिन ये इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर नहीं है, वीवीटी के अंदर नहीं है। वीवीटी फेल है, वीवीटी पूरा फेल नहीं है, कुछ हद तक फेल है, कुछ हद तक फेल है, और वो जो है वो एक्सप्लेन हो पाएगा बेटा बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा उसको भूल जाओ, अभी भूल जाओ उसको क्या है। मैं तुम्हें कुछ लॉजिक बताता हूँ, वो लॉजिक सोच, ध्यान से सुनो इस बात को, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, हाइड्रोजन सबका जो ऑर्बिटल सेम है ना, इसका 1s, इसका 1s, इसका 1s, इसका 1s, चारों का 1s है। अगर इन चारों का सेम होता, अगर लेट इन चारों का सेम होता, लेट मैंने लिखा है, लेट इन चारों का भी इसका ऑर्बिटल का नाम एक्स होता, इसका भी एक्स होता, इसका भी एक्स होता, इसका भी एक्स होता। सोचो, आज्यूम करो, अगर ये चारों का ऑर्बिटल का नाम ऐसे 2s 2px 2py 2pz नहीं हो। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान से सुनो इसको, मैं जो बोलना चाहता हूं वो समझो, तब तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, तो मैं जो जिस तरीके से बता रहा हूं, जो लॉजिक बताना चाहता हूं बिफोर कमिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन पार्ट, मैं जो जिस लॉजिक से उसके अंदर घुसूंगा, अभी चिंता मत करो, हम घुस जाएंगे, धीरे धीरे हम घुस जाएंगे, तो पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने बोला यहाँ पे ये 1s, ये 1s, ये 1s, ये 1s, क्योंकि चारों जब हाइड्रोजन सेम है और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो फिर सबका ऑर्बिटल भी सेम। हमें दिक्कत क्या हुआ, इसके ऑर्बिटल में दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि ये जो एसएस ओवरलैपिंग हुआ, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का। तो किसका ऑर्बिटल दिक्कत दे रहा है, बताओ मुझे, हाइड्रोजन दे रहा है, कार्बन दे रहा है? कार्बन। किसका ऑर्बिटल दिक्कत दे रहा है हमें? यस, कार्बन दे रहा है। सोचो, मैंने बोला लेट दिस ऑर्बिटल इज एक्स, दिस ऑर्बिटल इज एक्स, दिस ऑर्बिटल इज एक्स, दिस ऑर्बिटल। अगर ये सारे ऑर्बिटल एक्स होते, अभी ओवरलैपिंग क्या होता बता? एस एक्स ओवरलैपिंग, एस एक्स ओवरलैपिंग, एस एक्स ओवरलैपिंग, एस एक्स ओवरलैपिंग। सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? लेट द ऑर्बिटल इज
not 2s, 2px, 2py, 2pz. Let the orbital, the name of the orbital is x. This is also x. This is also x. This is also x. तो अभी ओवरलैपिंग क्या बोलेंगे? अभी ऊपर लाइन भूल जाओ, अभी ओवरलैपिंग क्या बोलेंगे? sx ओवरलैपिंग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जल्दी बोलो। Yes, sir. ये sx ओवरलैपिंग, ये sir. sx ओवरलैपिंग, ये sx ओवरलैपिंग, ये sx ओवरलैपिंग बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? लेट मैंने अज्यूम किया ये सारे सेम है ना? तो अभी बॉन्ड एनर्जी में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे जो ये होने वाला था नहीं हुआ, क्योंकि ओवरलैपिंग अलग था। एक एसएस था, 3 एसपी था, 3 सिमिलर थे, एक अलग था, इसीलिए एनर्जी अलग होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया? चारों का एनर्जी सेम है। अगर ओवरलैपिंग अलग होने से एनर्जी बदल जा रहा है, लेकिन ये तो गलत हो गया। अगर यहाँ पे एनर्जी सेम है तो ओवरलैपिंग भी तो सेम होगा। इस लॉजिक को समझ रहे हो? अगर ओवरलैपिंग बदल रहा है तो एक्सपेक्टेड वन इज द एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी शुड बी डिफरेंट। लेकिन देखा गया बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट नहीं है, सेम है। ओवरलैपिंग अलग तो बॉन्ड एनर्जी अलग, ओवरलैपिंग सेम तो बॉन्ड एनर्जी सेम। पहले हम ओवरलैपिंग देख के बॉन्ड एनर्जी देखे, अभी मैं उल्टा बोल रहा हूं। एक्सपेरिमेंटली इट वाज प्रूव्ड दैट दिस वन इज रॉन्ग बट दिस वन इज करेक्ट, मींस द बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑल द 4 बॉन्ड्स आर इक्वल। तो जब ओवरलैपिंग, ये मैंने क्या बोला देखो, यहाँ पे क्या बोला था? ये भी y, ये भी y, ये भी y। क्यों? तीनों सेम बोला था, क्योंकि तीनों में ओवरलैपिंग सेम था। तो जिनके अंदर ओवरलैपिंग सेम होगा उनका बॉन्ड एनर्जी भी सेम होगा। तो अगर एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ इन चारों का बॉन्ड एनर्जी सेम है, तो तुम्हें क्या लग रहा है? चारों का ओवरलैपिंग सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जल्दी बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? Yes, Because sir. experimental it was Yes, sir. proved that all the 4 bonds have the equal bond energy. It means that the overlapping must be same. ये चारों ओवरलैपिंग सेम होगा या हुआ होगा, तब जाके बॉन्ड एनर्जी सेम होगा। ये पहले ओवरलैपिंग सेम हुआ होगा, इसीलिए बॉन्ड एनर्जी सेम है। ये लॉजिक को तुम समझ पा रहे हो? अगर ये समझ गए तो हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारे लिए इजी हो गया। ये बॉन्ड एनर्जी सेम तब होगा जब ओवरलैपिंग सेम होगा। जब ओवरलैपिंग अलग होगा तो बॉन्ड एनर्जी कभी सेम नहीं होगा, जिसका प्रूफ ये। और जिन तीनों का सेम था, sp sp sp, उन तीनों का बॉन्ड एनर्जी एक्सपेक्टेड सेम था। जिसका ओवरलैपिंग अलग था, ss, उसका बॉन्ड एनर्जी अलग आने वाला। अगर डिफरेंट तो एनर्जी शुड बी डिफरेंट। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी सेम है। मतलब अल्टीमेटली घूम फिर के बात यही है कि ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोला, ओवरलैपिंग वाला कंसेप्ट कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत गलत है, जो एक्सप्लेन होगा हाइब्रिडाइजेशन। तो मैंने बोला क्योंकि एनर्जी सेम, सो ओवरलैपिंग मस्ट बी सेम। क्योंकि चारों का इंडिविजुअल बॉन्ड एनर्जी सेम, तो यहाँ पे इनका जो ओवरलैपिंग वो सेम है। मैंने अज्यूम किया लेट दिस इज आल्सो एक्स, दिस इज आल्सो एक्स, दिस इज आल्सो एक्स, दिस इज आल्सो एक्स। क्योंकि अगर ये नीचे वाला सबका एसएस है, अगर ये ऊपर वाला सबका सेम होगा, तब तो ओवरलैपिंग सेम होगा ना। तो अभी ओवरलैपिंग क्या बोलोगे? एस एक्स ओवरलैपिंग, एस एक्स ओवरलैपिंग, एस एक्स ओवरलैपिंग, एस एक्स ओवरलैपिंग। यहां तक सबको क्लियर हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो अभी देखो। इसका मतलब ये जो 4 ऑर्बिटल है, 2s का, 2px, 2py, 2pz, वो क्या हो रहा है? वो चारों मिक्स हो जा रहे हैं। वो ऑर्बिटल मिक्स हो जा रहे हैं, है ना? मिक्स हो जा रहे हैं, मिक्स होके इक्वल में डिवाइड हो गए। जैसे मैं एग्जांपल अगर तुम्हें दूं, तुम्हारा दोस्त, ध्यान से सुनो, मेरे तरफ देखो। तुम्हारा एक दोस्त ए बी सी, 3 दोस्त मैंने बोला। पहला दोस्त जो है उसके पास सिर्फ एक थाली में थोड़ा चावल लिया, चावल, है ना? चावल लेके बैठा है। सेकेंड जो दोस्त है वो थोड़ा दाल लेके बैठा है, सिर्फ प्योर फॉर्म, ये सिर्फ चावल, वो सिर्फ दाल। और थर्ड जो स्टूडेंट है, तुम्हारा दोस्त है, वो सिर्फ करी लेके बैठा है। चावल दाल करी अलग अलग बैठे। जो चावल लेके बैठा होगा बेटा, उसको ही मन करेगा यार थोड़ा दाल और सब्जी मिल जाए तो मैं खा लूं। जो दाल लेके बैठा होगा, है ना, वो भी सोचेगा थोड़ा चावल भी मिल जाए, थोड़ा सब्जी मिल जाए, थोड़ा मेरा काम बन जाएगा। और जो करी जो लेके बैठा है, सिर्फ करी लेके क्या करेगा? स्पाइसी करी क्या करेगा? अकेला तो खा नहीं सकता, तो उसको भी लगेगा थोड़ा चावल दाल अगर मिल जाता है तो फिर मेरा क्या होगा, मैं उसको मिक्स करके खा लूंगा। तो 3 दोस्त को जब ये थिंकिंग मिल गया तो तीनों क्या किए, एक प्लेट में तीनों डाल दिए, डाल के उसको मिक्स कर दिए, मिक्स करके खिचड़ी टाइप का बना दिया। बनाने के बाद अभी कितने प्लेट में हो जाएगा, डिवाइड कितने प्लेट में होगा बोलो? 3 लोग मिलाए, चावल दिए, दाल दिए,
तीन प्लेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अभी वो जो मिक्स है, मिक्स, तुम इसको क्या बोलोगे? सिर्फ चावल बोलोगे क्या? क्या बोलोगे सर ये मिक्सर है चावल दाल और करी का, RDC, राइस दाल करी, तो उसको तुम क्या बोलोगे? RDC बोलोगे कि नहीं बोलोगे? राइस दाल करी बोलोगे कि नहीं बोलोगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। अगर तुम ये वाला पार्ट समझ गए, राइस दाल करी को मिला दिया, प्लेट में मिला के डिवाइड बाई 3 किया, 3 ही करूंगा ना, क्योंकि 3 दोस्त है, मिला दिया, एक खा लिया, ऐसा थोड़ा ना होता है। बाकी दोनों क्या करेंगे? और बाकी दोनों मिलाए क्यों? क्योंकि उनको खाना भी था, बाकी चीज का मतलब टेस्ट लेना था उनको। तो 3 चीज को मैंने मिलाया, राइस दाल करी मिला दिया, डिवाइड कितना किया? जितना प्लेट का खाना को मैंने मिलाया था। अगर 4 प्लेट होता, राइस दाल करी और सलाद होता, तो मैंने 4 मिला था, जितना प्लेट में मिलाऊंगा उतना प्लेट बनाऊंगा। तो जो पहला वाला पार्ट है बेटा, वो प्योर फॉर्म है, प्योर राइस, प्योर दाल, प्योर करी। अभी मिक्स करने के बाद क्या हो गया बेटा? वो हाइब्रिड बन गया, हाइब्रिड बन गया। वो हाइब्रिड होने के बाद अभी क्या होगा? अभी कोई बोल सकता है ABC में कि मैं अलग खा रहा हूं, वो अलग खा रहा है, वो अलग खा रहा है? कोई बोल सकता है? तीनों के पास सेम। अभी ये भी RDC, ये भी RDC, ये भी RDC। क्या है, सबको क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हम यहीं पे पुट करने वाले हैं बेटा, यही जो सेम कंसेप्ट मैंने तुम्हें बोला, ये कंसेप्ट अभी इसमें पुट होगा। मतलब क्योंकि हमें सेम एनर्जी मिला, सेम एनर्जी मिला मतलब हमें इनका ओवरलैपिंग को सेम करना है। अगर सेम करना है मतलब ये तो सेम है, S, मतलब यहाँ पे ये सेम 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 सेम, एक्स नहीं होगा, मैंने एज्यूम किया एक्स, मतलब यहाँ पे बिफोर ओवरलैपिंग ये सारे ऑर्बिटल मिक्स हो गए होंगे, मिक्स होके इक्वल हो गए होंगे। अभी कोई अनइक्वालिटी नहीं है, ये जो मिक्स हो गए, इक्वल हो गए, इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड, इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, तब ये जो होगा ये वही होगा, ये वही होगा। जब ये चारों तो पहले से ही सेम थे, जब ये चारों भी सेम हो जाएंगे, अभी जो ओवरलैपिंग होगा वो चारों ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग सेम होगा। जो ओवरलैपिंग सेम, तो बॉन्ड एनर्जी सेम तो पहले से है ही। थोड़ा बहुत घुस रहे हो, हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, चिंता मत करो। मैं जो बताना चाहता हूं, मैं जो तुम्हें फील करवाना चाहता हूं, क्या इसके अंदर घुस पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, लेट मैंने बोला सौरदीप और सत्यरंजन, दोनों का, सौरदीप ने एक व्हाइट कलर का टी शर्ट पहना है और सत्यरंजन ने एक ब्लू कलर का टी शर्ट पहना है। तो अभी दोनों को मन किया, सौरदीप को मन किया यार मेरा व्हाइट क्यों थोड़ा ब्लू हो जाता, मजा आ जाता, और सत्यरंजन को मन किया यार मेरे पास सिर्फ ब्लू ही क्यों है, थोड़ा व्हाइट ज्यादा मजा आ जाता। अभी दोनों क्या किए, अपना टी शर्ट को निकाले, सलमान खान बने, है ना, उसको ग्राइंडर में डालें, दोनों को सोचो ग्राइंडर में डालें। डालने के बाद क्या है, सौरदीप का व्हाइट और इसका ब्लू, सत्यरंजन का ब्लू, दोनों का डालो, मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद अभी एक यूनिफॉर्म कलर आएगा कि नहीं आएगा, बता, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। Yes, sir. Yes. उससे कितने टी शर्ट बनेंगे? 2 बनेंगे। जब दोनों उतारा अपने टी शर्ट, तो दोनों ही बनेगा ना। तो अभी क्या होगा, वो व्हाइट और ब्लू टी शर्ट को ग्राइंडर में डाले, बनाए, मिक्स हो गया, यूनिफॉर्म कलर आ गया, उससे फिर 2 टी शर्ट बनाया गया। अभी वो दोनों सेम है, क्योंकि मिक्स ग्राइंडर में हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डाल दिए। अभी क्या हुआ, मतलब अभी जो टी शर्ट बनेगा दोनों का, उसमें क्या होगा बेटा, इसका भी मतलब ब्लू व्हाइट दोनों रहेगा, इसका भी ब्लू व्हाइट दोनों रहेगा। तब वो टी शर्ट को तुम क्या बोलोगे, ब्लू व्हाइट बोलोगे, जब आप व्हाइट ब्लू बोलो, एक ही बात है। लेकिन बिफोर मिक्सिंग इनटू द ग्राइंडर, बिफोर मिक्सिंग इनसाइड द ग्राइंडर, वो प्योर था, प्योर व्हाइट प्योर ब्लू। अभी मिक्स हो गया तो ये व्हाइट ब्लू हो गया, ब्लू व्हाइट हो गया। सबको क्लियर हो रहा है? सबको क्लियर हो रहा है? Yes, sir. आज्यूम Yes, करो sir. ये ऑर्बिटल को मैंने लिया, ग्राइंडर में डाला, मिक्स किया। ऐसे नहीं होता है, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक ग्राइंडर कहां से लाएंगे। मैं इसमें विजुअलाइजेशन दे रहा हूं, क्योंकि हमें इसको इमेजिन करना पड़ेगा। तो इसको लेके इस चारों को लिया, ग्राइंडर में डाला, मिक्स किया। अभी यूनिफॉर्म आया कि नहीं आया, फिर मुझे 4 में डिवाइड करना होगा। अगर मैं सौरदीप का शर्ट लिया और सत्यरंजन का लिया, तो दोनों का शर्ट लिया तो दोनों को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सौरदीप का और इसका शर्ट मिलाया और मिलाया सौरदीप को दे दिया और सत्यरंजन ऐसे घूमता रहेगा। ऐसा तो नहीं है ना, दोनों को मिलेगा। जितना मैंने मिलाया उतना मुझे बनाना होगा।
तो ये जो प्योर फॉर्म है, व्हाइट टी शर्ट एंड ब्लू टी शर्ट आर द प्योर फॉर्म, एक्सक्लूसिवली व्हाइट, एक्सक्लूसिवली ब्लू। अभी वो आफ्टर मिक्सिंग, फिर मिक्सिंग होने के बाद जब मैंने 2 टी शर्ट बना के दोनों को दिया, तो अभी वो प्योर नहीं है, वो मिक्स हो गया, वही तो है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब वही है। तो मतलब जिसमें इसका भी कैरेक्टर रहेगा, उसका भी कैरेक्टर रहेगा। तो सौरदीप जो पहना और शतरंजन जो पहना, तो दोनों में दोनों का कैरेक्टर रहेगा, ब्लू का रहेगा, व्हाइट का रहेगा, इसका भी ब्लू का रहेगा, व्हाइट का रहेगा, और वो भी इक्वल प्रोपोर्शन। तो अभी जो न्यूली फॉर्म टी शर्ट है उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड टी शर्ट। क्या सबको क्लियर हुआ? क्या ये सबको क्लियर हुआ? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलो sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी ले लिया जाए। तो हम एक मजेदार चीजें पढ़ने वाले हैं, तो जो तुम्हें समझ में आया, जैसे मैंने बोला, पहला एग्जांपल जो दिया था, तुम्हारे पास पहले राइस था, तुम्हारे दोस्त के पास दाल था, और तीसरा दोस्त के पास सिर्फ करी था। जब यहाँ पे मिक्स कर दिया गया, मतलब बिफोर, एक होता है बिफोर मिक्सिंग, एक होता है आफ्टर मिक्सिंग। बिफोर मिक्सिंग यू आर हैविंग द प्योर फॉर्म, प्योर राइस, प्योर दाल एंड प्योर करी। आफ्टर मिक्सिंग जो खिचड़ी मिल गया तुम्हें, जो मिक्स मिल गया तुम्हें, वो मिक्स चीज जो है तुम्हारे अंदर जो है, तुम्हारे पास जो थाली में परोसा जाएगा, वो क्या हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब जिसमें 2 अलग अलग चीज रहता है ना। जैसे मैंने बोला, अगर बायोलॉजिकली मैं बोलूं, तुम लोग कभी कभी देखे होंगे रेड रोज होगा, रेड रोज देखे, कभी कभी व्हाइट रोज भी देखे होंगे, और कभी कभी ऐसे भी देखे होंगे रेड रोज और व्हाइट रोज दोनों होंगे, मतलब रेड रोज विथ व्हाइट पैचेस, व्हाइट रोज विथ रेड पैचेस, मतलब उन दोनों को क्रॉस किया गया बायोलॉजिकली, रेड और व्हाइट के साथ क्रॉस किया गया। जब रेड होगा प्योर फॉर्म, एक्सक्लूसिवली रेड रोज, व्हाइट रोज एक्सक्लूसिवली व्हाइट रोज, उसको अगर हाइब्रिड कर दिया गया है ना, बायोलॉजिकल प्रोसेस में हाइब्रिड कर दिया गया, अभी क्या होगा? उसमें रेड रोजेस विथ व्हाइट पैचेस आ जाएगा, और व्हाइट रोजेस विथ रेड पैचेस। दिस इज नोन एज हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब 2 चीज को मिक्स करना है ना। चलो देखो, तो मैं हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट किया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसका यूज तुम्हें पूरा मतलब 2 साल तक चलेगा, और एंट्रेंस के लिए कॉन्सेप्ट काफी इंपोर्टेंट है। सो मैंने यहाँ पे लिखा बेटा, एक प्लेट लिया राइस और एक प्लेट यहाँ पे लिया दाल। अगर ये दोनों को मैं मिक्स करना है, ये तुम्हारा है प्योर फॉर्म, प्योर, और ये जो बनेगा बेटा ये होगा हाइब्रिड। मिक्स हुआ मतलब हाइब्रिड। तो यहाँ पे ये राइस अलग दाल अलग, मैंने 2 प्लेट का चीज को मिलाया, तो कितने प्लेट में परोसूं इसको? यस जल्दी बोलो, कितने प्लेट में परोसूं? 2 तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा बेटा, 1 2, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? राइस दाल। इसको मैं क्या बोलूंगा? राइस दाल। क्या सबको क्लियर हो रहा है? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो अगर मैं यहाँ पे राइस Yes, लिया, यस, यहाँ पे मैंने दाल लिया, और यहाँ पे मैंने करी लिया, करी सब्जी लिया, तो यहाँ पे मैं 3 प्लेट का खाना मिलाया, तो कितने प्लेट में सर्व करूं इसको? 3. Sir, 3. 3. तो 1 2 और 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? आरडीसी, राइस दाल करी। इसका नाम क्या हो जाएगा? आरडीसी। इसका नाम क्या हो जाएगा? आरडीसी। मतलब तुम देखे होंगे ना, जैसे तुम्हें मन किया, दुकान में गए, फ्रूट जूस के दुकान में गए, तुम्हें मन किया मैं यार थोड़ा मैंगो पी लूं, थोड़ा पाइनएप्पल जूस पी लूं, थोड़ा ग्रेप पी लूं, लालच मन कंट्रोल नहीं कर पाए, दुकानदार को बोले भैया ऐसा करो सब मिला दो। मिक्स जूस का नाम सुने हो ना? अरे सुने हो ना, मिक्स जूस पिए भी होंगे। Yes, वही तो sir. है हाइब्रिड। Yes, मतलब sir. तुम हाइब्रिड बनाए और कुछ नहीं किए, तुम हाइब्रिड बनाए। तुम जाके दुकानदार को बोलना भैया अपना हाइब्रिड जूस देना, एक ही बात। वो नहीं समझ पाएगा अलग बात है, वो नहीं समझ पाएगा अलग बात है, लेकिन वो हाइब्रिड जूस ही है जिसमें ग्रेप भी है, पाइनएप्पल भी है, मैंगो भी है, सब कुछ तो है उसमें। तो वही चीज हम किए, इसको मिक्स कर दिए, हाइब्रिड बना दिए। हमको क्लियर पूरा हो रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, इससे sir. हमें कंसेप्ट नया आ गया। ये है, सोचो अभी हम इसको उठाएंगे, अभी इसको हम उठाएंगे। ये तुम्हारे कॉपी में तुम स्क्रीनशॉट लोगे, तुम इसका स्क्रीनशॉट लोगे बेटा, और उसके बाद तुम जो अपने कॉपी में भी इसको ही लिखोगे। लाइफ लॉन्ग तुम्हें याद रहेगा। मुझे 15 साल पहले, 10-12 साल पहले मुझे याद मिलते हैं या फोन करते हैं, बोलते हैं तब हाइब्रिडाइजेशन वाला, राइस दाल वाला कंसेप्ट आज भी हमारे दिमाग में है। तो कितना अच्छा लगता है, और उनको आज तक भी याद है, और हाइब्रिडाइजेशन आज तक याद है क्योंकि ये है, क्योंकि
तुम बोलोगे सर क्या हम राइस दाल कॉपी में लिखेंगे? लिखो, क्या प्रॉब्लम, तुम्हारा कॉपी है, क्या दिक्कत है? तो यहाँ तक क्लियर सबको? तो मैं आता हूँ अभी पढ़ाई के पास। अभी बेटा देखो, ये राइस दाल को सोचो, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ प्योर ऑर्बिटल, प्योर ऑर्बिटल लिखने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, मैंने एक एस ऑर्बिटल लिया, एस ऑर्बिटल क्या होता है? स्फेरिकल होता है, और एक मैं पी ऑर्बिटल लिया, पी ऑर्बिटल डम्बल होता है। तो दो ऑर्बिटल को मिलाया, कितना ऑर्बिटल बनेगा? जल्दी बोलो, कितना ऑर्बिटल बनेगा? जितना मिला है उतना बना, कितना बनेगा? यस, दो बनेगा। तो अभी क्या होगा, देखो मैंने क्या किया, जैसे मैंने राइस दाल को मिलाया, इसका नाम आरडी हो गया। मुझे बताओ, मैं एस और पी को मिलाया, इसका नाम क्या हो जाएगा? SP गुड, तो ये हो गया एसपी। तो जैसे इसमें प्योर राइस मिलेगा, इसमें प्योर दाल मिलेगा, लेकिन इसमें राइस भी मिलेगा, दाल भी मिलेगा, इसमें भी राइस भी मिलेगा, दाल भी मिलेगा। इसमें देखो प्योर राइस, प्योर दाल, प्योर करी, इसमें भी इसमें क्या मिलेगा? राइस मिलेगा, दाल मिलेगा, करी मिलेगा। इसमें राइस दाल करी और इसमें राइस दाल करी मिलेगा। तो इनके अंदर जो प्रोपोर्शन है, जो परसेंटेज और द प्रोपोर्शन ऑफ राइस दाल एंड करी है, तीनों में सेम होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर इस केस में मैंने कोई एक ऑर्बिटल उठाया और उसमें बताया परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज पी कैरेक्टर, तो ये दोनों एक ऑर्बिटल के अंदर एक एस एक पी, तो जितना एस उतना पी, तो परसेंटेज कितना होगा? होगा कि नहीं होगा? 50%. तो ये एक क्वेश्चन है बेटा, मतलब मजाक मजाक में हम इसको पढ़ लिए। ये क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज फाउंड इन एसपी हाइब्रिडाइजेशन। ये तुम्हारे स्कूल लेवल के लिए, नीट लेवल के लिए क्वेश्चन। आगे हम बाकी पढ़ेंगे नीट में कैसा आता है हाइब्रिडाइजेशन। जैसे एसपी हुआ, और भी sp2 होगा, sp3 होगा, ऐसा करके होगा। तो इनमें से हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किसमें होता है? तुम ही बोलोगे। ध्यान से देखो, मैं नेक्स्ट एग्जांपल दिया, ये एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट मैंने क्या किया बेटा, एक एस ऑर्बिटल लिया और यहाँ पे एक पी लिया, और अभी सेकेंड पी भी लिया, सेकेंड पी। तो यहाँ पे मैंने कितना ऑर्बिटल को मिक्स किया बेटा? कितना मिक्स किया? 3। तो कितना ऑर्बिटल बनाऊंगा मैं? सर 3। 3. तो देखो, मैं मतलब बीच में 2 प्लस रखूंगा, तो देख लो, ये एक हुआ, ये एक हुआ, और ये भी एक हुआ। तो अभी जैसे एक एस एक पी मिलाया तो एसपी हुआ। अभी मैं अगर एक एस 2 पी मिलाया तो इसका नाम बेटा क्या हो जाएगा? एक एस 2 पी है ना, तो ऐसे सुपरस्क्रिप्ट करके लिखते, सुपरस्क्रिप्ट करके sp2, इसका हो जाएगा sp2 और इसका भी होगा sp2। क्या सबको क्लियर हो रहा है? ये सॉल्व। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now the hybridization becomes sp2 for each. So tell me what percentage of S character is present over here? Tell me. एक एस 2 पी, यहाँ पे एक टोटल को 100% ले लो, टोटल को 100% लो, एक एस एक पी। सर 66% पी। सर पी का 66%। एस का पहले देखते हैं, टोटल 3 है बेटा, 3 लेटर है, एक एस 2 पी, टोटल को 100%, तो एक को आएगा 33 पॉइंट, और दूसरे को आएगा, पी को आएगा 66.66%। यस ऑल ऑफ यू, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो अभी आते हैं हम लास्ट वाला पार्ट। फिर मैंने क्या किया बेटा, ले लिया एक एस और एक पी, फिर लिया और एक पी, फिर लिया और एक पी, है ना? 3 पी ले लिया। कितना ऑर्बिटल बनेगा हाइब्रिड में बताओ? 4. बनेगा 4 बनेगा ना? चलो देखो, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 4 प्लस, तो यहाँ पे देखो ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, और ये भी हो गया ऐसे, और ये भी हो गया। तो अभी इनका नाम क्या होगा? जल्दी बताए। SP cube. SP बोलते बेटा, उसको SP क्यूब नहीं बोलते, SP बोलते हैं, है ना? SP3 और SP3। नाउ टेल मी व्हाट परसेंटेज ऑफ S एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ P विल बी देयर? जल्दी बताओ। 25% सर is 25% ऑफ एस, 75%। गुड। तो ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन रेडी हो गया बेटा। sp3 2 एंड sp3 में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा किसमें होता है? यस
सर sp में SP में अगर sp sp2 sp3 में परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर किस में ज्यादा होता है? p3 SP3 है ना, p कैरेक्टर sp में ज्यादा, इसलिए देखो p का स्टेप डम्बल, s का स्टेप स्फेरिकल। देखो यहाँ पे इसमें p कैरेक्टर हाईएस्ट है। देखो ये जो ऑर्बिटल में sp2 बनाया थोड़ा एलोंगेटेड है, क्योंकि ये एलोंगेटेड ऑर्बिटल था, ये तुम्हारा एलोंगेटेड ऑर्बिटल था, है ना, एलोंगेटेड ऑर्बिटल था। देखो इसलिए sp3 थोड़ा एलोंगेट लग रहा है, क्योंकि sp3 में p कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए एलोंगेट लग रहा है। और इसमें धीरे धीरे p कैरेक्टर घट रहा है, मतलब s कैरेक्टर बढ़ रहा है। इस तरह p कैरेक्टर बढ़ रहा है तो ज्यादा एलोंगेट मतलब खींचा हुआ दिख रहा है तुम्हें। अगर यहाँ पे देखो उल्टा देखोगे तो इसमें p कैरेक्टर बढ़ रहा है, देखो ये थोड़ा स्फेरिकल दिख रहा है, इसका जो लोब है वो स्फेरिकल है। और ये एक सिंबल है हाइब्रिड ऑर्बिटल का, क्योंकि इसमें एक ऑर्बिटल बड़ा एक छोटा, यहाँ पे देखो दोनों ऑर्बिटल सेम है, दोनों लोब सेम है बेटा, यहाँ पे दोनों लोब सेम है, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, क्योंकि देखो ये साइड में ये आके जुड़ गया तो ऑब्वियसली खींचा हुआ आएगा, तो ये बढ़ जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का सिंबल है। अगर मैं यहाँ पे प्योर ऑर्बिटल बोला, प्योर ऑर्बिटल, प्योर, ये अगर हाइब्रिड बोला तो प्योर ऑर्बिटल में ऐसे ऐसे करके ऐसे जो रहेगा